हमारे यंगस्टर्स हैं, स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में, एक बात याद रखें कि दे आर लकी दे आर इन स्कूल राइट नाउ एंड दे वुड लाइक टू स्टार्ट समथिंग। हर इंसान आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, वो चाहे इन्वेस्टर हो। ये बहुत अच्छा टाइम होता है जब आपके पास आइडिया होता है और आपको प्रोटोटाइपिंग करनी होती है, तो स्टार्टअप इंडिया के तहत आपको ग्रांट्स मिल सकती हैं। हाउ इज AI प्लेइंग द रोल इन द एंटरप्रेन्योरशिप? मुझे लगता है कि AI एक बून है इस स्टार्टअप के लिए, लेकिन एक चैलेंज भी है। इससे अच्छा टाइम हिंदुस्तान में नहीं आ सकता स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। Try until you succeed. फेल्योर नाम का तो कोई वर्ड होता ही नहीं कुछ। जी. A very warm welcome to our dear listeners to yet another episode of our podcast by ICAE. I am Almas Abed, your host, and today we are diving deep into the truth about entrepreneurship. The side of business building that's rarely shown on social media or in glossy success stories. I want to welcome our guest for today, Dr. Rehan Khan Suri, who is the Director, Center for Innovation and Entrepreneurship, Jamia Millia Islamia, and a former Pro-VC DSEU, Government of NCT of Delhi. A very warm welcome, sir. Thank you. As we will move ahead, we'll talk to him about the valuable lessons and hard-won insights on what it truly takes to start and sustain a business. So let's uncover the truth about entrepreneurship. If you talk about entrepreneurship, there are myths, there are, if you call it, sometimes people don't really understand what is entrepreneurship. There's a difference between a business and entrepreneurship or enterprise. So entrepreneurship, or if you just call who is an entrepreneur, so an entrepreneur is who is solving a problem which affect masses. So that is basically an entrepreneurship. When you are just identifying a problem which really solves the problem of masses and you are giving a solution innovatively. So sometimes there are solutions of the problems. Generally things are moving, people are doing, and you are just bringing some innovation in the solution and you are also commercializing it. That is called entrepreneurship. So entrepreneurship is basically, you call it, it's a solving a problem innovatively, and you are just bringing it on table with some commercialized version of that solution basically. So that is entrepreneurship. Okay. I hope it has cleared the air between who is a businessman and who's an entrepreneur now. Yes, just to elaborate it, कि अगर entrepreneur को अगर आपको समझना है तो आपको ये देखना होगा कि सपोज आप ये देखिए कि एक छोटी सी, अगर इफ़ यू जस्ट परमिट मी, तो आई जस्ट रिलेटेड विद वन स्टोरी ऑफ जोमेटो. यू नो जोमेटो नाउ इट इज़. सो जोमेटो कैसे बना, जोमेटो कैसे शुरू हुआ? तो देवेंद्र गोयल जो एक कंपनी में काम करते थे, ही वॉज वर्किंग विद वन कंसल्टिंग फर्म इन गुड़गांव. तो वहाँ क्या होता था, लंच टाइम में वो बहुत सारे मेन्यू कार्ड्स रहते थे, लोग वहाँ से कॉल करते थे. वहाँ कैफ़े नहीं था अपना कोई उनका पर्सनल. तो उसके बाद वो कॉल करते थे, फिर वो डिलीवरी होती थी, तो तकरीबन उसमें 30 to 35 मिनट्स लगते थे. आधा टाइम उसमें निकल जाता था. और उसने क्या किया, देवेंद्र ने सोचा कि यार क्यों ना मैं ये सारे, उसने फ़ोटो लिए सारे मेन्यू कार्ड्स के और अपने ऑफिस की ही वेबसाइट पे एक पेज, अपने पेज पे उसे अपलोड कर दिया कि आप पहले से मेन्यू देखो और कॉल कर दो, जिससे कि जब लंच टाइम हो, द मोमेंट यू रीच टू द कैफेटेरिया एरिया, और तो यू कैन जस्ट यू विल गेट योर लंच रेडी. तो ये जैसे ही उसने अपलोड किया तो उसका जो IT का बंदा था उसने बुलाया कि देवेंद्र ये क्या हुआ, तुम्हारी पेज पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है पूरी वेबसाइट का. देन ही गॉट द आइडिया, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है. देन व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड कलेक्टिंग ऑल मेन्यूज ऑफ द नियर बाई एरियाज, और उन्होंने एक अपना वेब पेज बना के अलग से उसको पोस्ट करना शुरू कर दिया. यहाँ से शुरुआत हुई. देखिए, जब आप किसी नोइंगली अननोइंगली जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, इनोवेटिवली सॉल्व कर रहे होते हैं. इनोवेशन का मतलब ये है कि जो चीज़ ज़्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच जाए. Exactly. तो जब इस काम को आप करते हैं तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप हो जाती है और आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं. फिर उसको जाहिर है फिर आप आगे बढ़ाते हैं किसी भी तरह से. लेकिन शुरुआत आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. आप देखिए कि ओला और ऊबर का आप अगर एग्जाम्पल ले लें तो टैक्सी तो पहले भी चलती थी, लोग टैक्सी स्टैंड से बुक करते थे. लेकिन ओला एक ऐप आया और उसने पूरा डिस्टर्ब कर दिया पूरे उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे बिजनेस को. सेम अगर आप देखिए तो स्विगी, जोमेटो, ये सब आए. तो आज मतलब मुझे लगता है कि शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें स्विगी और जोमेटो की डिलीवरी ना होती हो.
सेम एज विद नाउ यू जस्ट लुक एट ब्लिंकिट. अब ब्लिंकिट क्या है कि मतलब अब मुझे लगता है कि ख़ासतौर से मेट्रोज़ में एक मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस शायद ग्रॉसरी ख़रीदने नहीं जाते नीचे, वो ब्लिंकिट ही यूज़ करते हैं. क्योंकि ये जो बदलाव है ना, क्योंकि पहले क्या होता था, आपको एक नौकर चाहिए होता था घर में, या घर का छोटा बच्चा हो, घर में यंग बच्चे हों, या जो घर का के जेंट्स हैं या खुद लेडीज़, उनको जाना पड़ता था सब्ज़ी लेने या ग्रॉसरी का जो भी सामान है. अब तो आपको अच्छा, फिर सबसे अच्छी चीज़ ये कि विद इन 10 मिनट्स यू आर सेविंग योर टाइम. यू आर सेविंग योर टाइम. नहीं, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जनरली आपका कोई मेहमान आ गया एंड यू नीड समथिंग, सो ये देखिए कि आपको टेंशन ही नहीं है, आप 10 मिनट में यू विल गेट समथिंग. सो ये जो एक सॉल्यूशन है ना, कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसका अगर आपको सॉल्यूशन मिलता है और वो सॉल्यूशन पे आप यू आर रेडी टू पे फॉर दैट सॉल्यूशन, जी, तो वो पेमेंट जो होती है वो एंटरप्रेन्योरशिप की कमाई होती है. जो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो कहते हैं चार्ज कर रहे हैं एक्स्ट्रा, जी, दैट इज बेसिकली द एंटरप्रेन्योरशिप. ओके. सो मूविंग ऑन, अगर हम कहें कि जो एक फर्स्ट स्टेप होता है एक फॉर एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, व्हाट इट शुड बी अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस आइडिया. आप देखिए, दो चीज़ें होती हैं जनरली. एक तो वो इंसान जो उस प्रॉब्लम के अंदर होता है. इफ़ आई एम जस्ट पासिंग थ्रू सम प्रॉब्लम, देन आई विल गेट द बेस्ट सॉल्यूशन. तब मुझे वो ड्राइव भी करेगा क्योंकि मैं हिट हुआ हूँ उससे. तो इसलिए बहुत सारे ऐसे आज की तारीख में आप देखेंगे ना, अगर आप एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी देखें तो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी में आपको ये मिलेगा, वो उस प्रॉब्लम से गुजरे होंगे. Exactly. जब उस प्रॉब्लम से वो गुजरते हैं तो उसका सॉल्यूशन सोचते हैं, और जब वो सॉल्यूशन सोचते हैं तो इनोवेटिवली सोचते हैं. अब सवाल ये आता है कि भाई आप ये देखिए कि जो सेब है वो तो बहुत लोगों के सर पे गिरा होगा. जी. न्यूटन के ही सर पे गिरा तो न्यूटन लॉ बन गया. ऐसी आर्किमिडीज आप देखिए, टब में तो बहुत लोग नहाने जाते हैं, लेकिन आर्किमिडीज जब टब में गए तो उन्होंने एक लॉ बना दिया. इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं. जी. तो होता क्या है कि वो लोग जो ऑलरेडी कुछ करने की चाह रखते हैं या कुछ करना चाहते हैं, उनको वो क्लिक करता है इस प्रॉब्लम, और वो सॉल्यूशन लेके वो एक एस्पिरेशन कह सकते हैं कि वहाँ से आपकी शुरुआत होती है. या कोई आपको मोटिवेट करता है. जब आप किसी को देखते हैं और आप देखते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, वहाँ से आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है, वो आपको एस्पायर करता है. फिर तो ये दो चीज़ें होती हैं, और ये स्कूल लेवल पे मुझे लगता है बहुत होता है. जब आपको कोई टीचर ऐसी बात कह देता है तो आपको लगता है यस मुझे करना है इस काम को. या आपका कोई फैमिली में कोई ऐसा होता है जिसने कुछ किया होता है और उसको बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा होता है, तो आप कुछ ये नया अप्रिसिएशन मिला, मैं भी ऐसा करूँगा. तो बहुत सारी जगह पे ये चीज़ें ड्राइव करती हैं. और मुझे लगता है आपकी इस तरह की पॉडकास्ट होती हैं जैसे, और अभी बहुत सारा सोशल मीडिया के थ्रू रीच आउट बढ़ गया है, तो कौन सी बात किसको क्लिक कर जाएगी, यू नेवर नो. तो ये जो एस्पिरेशन है ये यहाँ से आती है, जहाँ मुझे लगता है. या फिर कुछ ऐसे हालात होते हैं ऐसे, तो ये सबके लिए बड़ा डिफरेंट है. जो कहते हैं ना, जो एक ऐसी फैमिली में पैदा होता है जिसके पास सब कुछ होता है, उसकी एस्पिरेशंस डिफरेंट होती हैं जी. और जो लेस रिसोर्सेज के साथ होता है उसकी एस्पिरेशंस डिफरेंट. दोनों एंटरप्रेन्योर बनते हैं. बट क्या इसके लिए एक स्किल सेट या कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और टू टेक द आइडियाज फॉरवर्ड? फायर इन द बेली सबसे पहला रिक्वायरमेंट है. अगर आपके अंदर कहते हैं ना वो आग है, वो चाह है कुछ करने की चाह, कुछ करने की, तो आप ये बेसिक है, ये तो होनी चाहिए. कि और दो चीज़ें जनरली मैं जब इंटरेक्ट करता हूँ एंटरप्रेन्योर से बात करता हूँ तो वो दो चीज़ें कहते हैं. एक कहते हैं जुनून और दूसरा कहते हैं जिद. तो जुनून और जिद, और एक मोटिवेशन चाहिए आपको. मोटिवेशन से जुनून आता है जी, और जिद होती है कि मुझे ये करना है. अगर आप जिद है तो आप कर जाएंगे जी, और जुनून है तो आप कर जाएंगे. क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी इज़ नॉट ईजी जर्नी, बहुत मुश्किल जर्नी होती है. क्योंकि पहले 5 साल तो ये समझ लीजिए कि आप, आई नो मैनी पीपल जो आंसुओं से रोते हैं. जी, बड़े बड़े कहते हैं ना, बड़े इंस्टीट्यूशन से पास आउट्स हैं, यूएस में काम करके आए हैं, अपना एंटरप्राइज शुरू किया, उसके बाद
आंसुओं से रोते हैं, जी, लेकिन हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि देखिए हर इंसान इमोशनली कहीं ना कहीं टूट जाता है एक वक्त पे, लेकिन वो लोग कामयाब होते हैं जो टूटने के बाद भी कंटिन्यू करते हैं। जी जी। तो क्या मतलब जो हम बिगेस्ट चैलेंजेस कहेंगे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और द स्टूडेंट्स और द पीपल हु आर यू नो थिंकिंग ऑफ टेकिंग इट एज अ करियर, सो क्या चैलेंजेस उनके लिए आते हैं एंड हाउ दे कैन ओवरकम इट? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप ओवरनाइट मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो आप प्लीज़ एंटरप्रेन्योरशिप में मत आइए। एंटरप्रेन्योरियल जर्नी टाइम लेती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपके सामने, देखिए शुरुआत होती है आइडिया से। एक आपके पास आइडिया होना चाहिए, और आइडिया जो होता है वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है उसको आइडिएट करना है, उसके आइडिया पे काम करके उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका प्रोटोटाइपिंग करना। जब आप वो कर लेते हैं उसके बाद होता है उसकी टेस्टिंग, और ये फेज़ होता है जिसमें आप या तो बूट स्ट्रैप करते हैं, और कोई आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा, तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। आप पे ट्रस्ट इसलिए करेगा कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से पास किया आपने, या आप पे ट्रस्ट करेगा कि आप ऑलरेडी आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है। भाई मुझे अगर एज एन इन्वेस्टर मुझे कुछ पैसे देने किसी को, या आपको पैसा चाहिए शुरू में आइडिया के टाइम, सो हाउ विल यू गेट द मनी? सो आइदर यू बूट स्ट्रैप। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि हु विल पे। अगर आपकी सैलरी है, आप काम कर रहे हैं फुल टाइम, तो कौन देगा आपको सैलरी? आप तो खुद। इसी में मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट आजकल के दौर में हाउ दे शुड रेज द फंड्स। आई विल जस्ट ऐड दैट। तो ये सेकंड स्टेज होती है, लेकिन सबसे पहली चीज़ होती है कि 2-3 तरह के माइंडसेट होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। एक माइंडसेट होता है कि भाई हमें अपना पैसा लगाना है, अपने पैसे से पैसे को कमाना है, और हमें धीरे धीरे ग्रो करना है। दिस इज़ वन अप्रोच। सेकंड अप्रोच होती है कि हमें अपना थोड़ा सा पैसा लगाना है, या हमें एक पार्टनर लेकर आना है जो पैसा लगाएगा, और हम काम करते रहेंगे। तो ऐसे स्टेज पे आपके पास कुछ होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके पास एक स्किल सेट है कि आप टेक गाय हो और आइडिया भी है, तो आप एक टेक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हो, तो आप पे कोई ट्रस्ट कर सकता है कि भाई आपको टेक्नोलॉजी आती है, आपका आइडिया अच्छा है, आप जो करना चाहते हो, और आपके अंदर एक ड्राइव है। देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई कैन ट्रस्ट यू। तो वो ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पैसा आपके ऊपर लगाएगा उसका 100% आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। मतलब आपसे ज़्यादा उसको ट्रस्ट होना चाहिए आपके ऊपर कि आप कर लोगे इस काम को, क्योंकि आइडिया के टाइम यू नेवर नो। आप ये देखिए हिंदुस्तान की बात मैं करूं अगर, तो स्टार्टअप में 16% का सक्सेस रेट है। तो आप सोचिए कोई अगर पैसा लगा रहा है तो 84% उसका रिस्क है जी, 16% उसका सक्सेस कन्वर्जन रेट है कि हाँ ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वो आपके कमिटमेंट पे, आपके स्किल पे, आपके पैशन पे पैसा लगाता है। इसलिए जनरली देखा ये गया है कि आप अगर टेक हैं, आपका बैकग्राउंड टेक है और टेक में आप जाना चाहते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में जाना चाहते हो, तो आपको चांसेस होते हैं कि कोई सपोर्ट कर दे। लेकिन एट दैट स्टेज कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी हैं जिसमें, वही मैं बात करूँ ना, हर चीज़ बराबर नहीं है। आपका किस एरिया में आप काम कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आप हेल्थ टेक में काम कर रहे हो, एग्री टेक में काम कर रहे हो, ये अपकमिंग एरियाज हैं। आप AI/ML में काम कर रहे हो, अपकमिंग एरियाज। मैं वहीं आना चाह रही थी कि जिस मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो क्या ट्रेंड है न्यू एंटरप्रेन्योरशिप में और उसके एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए एंटरप्रेन्योरशिप तो तकरीबन हर लेवल पे होती है, लेकिन अगर आप देखें तो अभी टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है हर बिजनेस में। सारे बिजनेस ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एक तरह से जी। तो बिजनेसेस अपने आप को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी जो नहीं कर रहा वो पीछे रह जा रहा है। तो जब टेक्नोलॉजी को आप लेकर आते हैं अपने बिजनेस में, आइदर वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, एग्रीकल्चर हो, जैसे एग्रीकल्चर में भी बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ गया, तो अच्छा आप कनेक्ट कम से कम थ्रू टेक्नोलॉजी है ही, वो तो मिनिमम टेक्नोलॉजी आपको चाहिए। तो जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बात ये होने लगती है कि व्हाट नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या चीज़ होने जा रही है, नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या चीज़ होने जा रही है, क्योंकि बिजनेस तो 100 साल के लिए बनता है, 2-4 साल के लिए तो होता नहीं।
तो बिज़नेस हमेशा इस हिसाब से होता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को अभी नहीं लाएंगे तो हम कैसे करेंगे। जी। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम, जैसे मैंने कहा, तो टेक्नोलॉजी एक, और टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जैसे हेल्थ टेक जी। और ख़ास तौर से एग्रीटेक, उसके बाद फिनटेक, एडटेक, और अभी जो एआई और एमएल का जो रोल बढ़ा है तो उसमें फिर डीप टेक, इस पे बहुत फोकस है। और सबसे अच्छी बात यह है यहाँ के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे लगता है कि इवन आपके इस चैनल के ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में, एक बात याद रखें कि दे आर लकी दे आर इन स्कूल राइट नाउ एंड दे वुड लाइक टू स्टार्ट समथिंग। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो हर इंसान आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, वो चाहे इन्वेस्टर हो। जी। फिर दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत सारी हैं। आप अगर किसी इंक्यूबेशन में चले जाते हैं, इनोवेशन में चले जाते हैं, वहाँ आपके पास ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको आइडिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्री इंक्यूबेशन है, इंक्यूबेशन है, वर्चुअल इंक्यूबेशन है, और फिर आपको सीड फंड्स हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है पूरा। क्या ये फंड्स जो हैं इसका भी कुछ एक ट्रेंड है? इज इट लीनिंग टुवर्ड्स अ सर्टेन इंडस्ट्री और एनीथिंग? देखिए, अभी फंड्स जितने भी आते हैं वो आते हैं सेक्टर बेस्ड। कुछ फंड्स होते हैं जो सेक्टर बेस्ड नहीं होते, लेकिन अगर जैसे बात करें, अब डीप टेक में आप कोई बनाना चाहते हो, देयर आर मेनी स्कीम्स। एआई में बनाना चाहते हो, एआई मिशन आपको बैठा हुआ है। जी। इसी तरह से अगर आप साइबर सिक्योरिटी में अगर जाना चाहते हो कोई लेके, तो उसका पूरा कहते हैं ना, उसका एक अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। सेम एज विद अगर ईवी में आप कुछ करना चाहते हो जैसे, तो ईवी के लिए स्पेशल फंड्स है रिसर्च के लिए। अभी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, उसने पूरा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ ने मिल के प्रोजेक्ट्स लॉन्च, मतलब रिसर्च फंड्स लॉन्च किए कि भाई आपको अगर रिसर्च करनी है तो वील फंड यू। तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है जब आपके पास आइडिया होता है और आपको प्रोटोटाइपिंग करनी होती है। तो स्टार्टअप इंडिया के तहत आपको ग्रांट्स मिल सकती हैं। हमारे यहाँ जैसे सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उन्हें ग्रांट मिली है, 10 लाख रुपए की ग्रांट मिलती है आपको प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए। तो आपको अपना पैसा खर्च नहीं करना। जी जी। तो ये सबसे अच्छा था। और ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी वुमेन है या बच्चियाँ हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, दे शुड कम अप। उनके लिए बहुत फंड्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। मैं वही यहाँ पे ऐड करना चाह रही थी, क्या ये इन्फॉर्मेशन राइट ऑडियंस तक पहुँच रही है? दैट यू नो फंड्स आर अवेलेबल, यू हैव द आइडिया, जो वो ब्रिज है बीच का, वो कैसे फिल हो रहा है? हर स्टेट में स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स, उनके नोडल एजेंसीज़ हैं। हर स्टेट का अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप का, स्किलिंग का, इनोवेशन का एक डिपार्टमेंट होता है। और अभी जो ये रूट होता है, ये सारा होता है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, जहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, इनोवेशन सेंटर्स हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचती। जी। अगर पहुंचती भी है तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है कि हमें पैसा मिल जाएगा। एग्जैक्टली। क्योंकि वो कोशिश नहीं करते। लेकिन मेरा ये कहना है कि इससे अच्छा टाइम हिंदुस्तान में नहीं आ सकता स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। ये एक गोल्डन टाइम है। पैसा सरकार ने बहुत ज़्यादा एलोकेट किया हुआ है, बहुत सारी स्कीम्स हैं, और आपको सिर्फ ये समझना है कि कौन सा सही, मतलब अगर आपका, वैसे तो आप कोई भी स्टार्टअप शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फिटमेंट बनेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी बेस्ड अगर स्टार्टअप आपका है तो आपको आसान है पैसा मिलना। क्योंकि सर जो भी जब आप जाएंगे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे और आपको जो ग्रांट के लिए आपका इंटरव्यू होगा, उसमें ये ज़रूर देखा जाता है कि आपका भाई ऐसा भी आइडिया है भी इस लायक नहीं है कि आपका चलेगा या इससे बेनिफिट होगा। क्योंकि जनरली ये भी एक देखा गया है कि लोग, मैं अगर कुछ सोच रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं सबसे अच्छा सोच रहा हूँ जी। ये एक इंसानी फितरत है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप, हो सकता है आपसे पहले 4 लोग वो सोच के कर भी चुके हों और फेल हो चुके हों, वो नहीं चला हो, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो सोच रहे हैं वो वाकई में सही है नहीं है, उसका एक वैलिडेशन होना चाहिए, उसकी फिजिबिलिटी होनी चाहिए। वो कमर्शियलाइज हो सकता है, नहीं हो सकता, उसकी कमर्शियल एक कितनी वैल्यू है वो भी देखनी पड़ती है कि कमर्शियलाइज होगा नहीं होगा। बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो कमर्शियलाइज नहीं हो सकते, आइडिया बहुत अच्छे होते हैं। तो सब चीज़ें होती हैं, इनको सबको देखना होता है। लेकिन सरकार
ने अपने कुछ सेक्टर बेस्ड बहुत सारे फंड्स बनाए हुए हैं, उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट फंड्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग एट योर ओन एंड ट्राई until you succeed. देखिए, अब आपने ऐसी बात कह दी, मुझे लगता है कि फेल्योर नाम का तो कोई वर्ड होता ही नहीं कुछ, जी, और वो आपकी डिक्शनरी में होना भी एक्सपीरियंस चाहिए। है. वो एक एक्सपीरियंस है। Experience देखिए, है। होता क्या है कि मैं तो ये कहता हूँ कि वो सक्सेस है, वो सक्सेस का माइलस्टोन है। जैसे जी। मिसाल के तौर पे आपको 100 में से 20 नंबर मिले, तो 20 नंबर मिलेंगे तो आपको लोग कहेंगे भाई आप फेल हो गए। मैं ये कहता हूँ आपने 20% लर्न किया, जी. भाई आपने 20% अचीव किया ना, तो आप नेक्स्ट टाइम आप 60% कर लीजिए। तो ज़रूरी नहीं है 80% वाला ही सक्सेस हुआ। अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेनिंग, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Exactly. और फेलियर वर्ड को तो यूज़ ही मत करिए। ये समझ लीजिए कि दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं है, चाहे वो बिजनेस में हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, जॉब में हो, किसी में भी हो, कि जिसकी लाइफ में उसने अनटोवर्ड, ये अनटोवर्ड इंसिडेंट कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुआ। जी. सिंपल, हम सोच रहे थे हम 50 कदम चलेंगे, हम चल पाए 40 कदम, तो इसका मतलब थोड़ी हम फेल हो गए। जी. तो फेल कुछ नहीं होता जी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप क्रिकेट का मैच खेलने गए, आप 0 पे आउट हो गए, तो आप फेल थोड़ी हो गए। आपको दोबारा खेलिए जाके, अगली इनिंग में 100 रन बनाइए, जी. वो तीसरी इनिंग में बनाइए, तो आपको चांसेस हमेशा मिलते रहेंगे। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अर्ली राइज अर्ली फेल, अगर आप उसको वर्ड यूज़ करें कि आप जल्दी शुरू करिए जो भी करना चाहते हैं, तो आपका रिस्क जो है कम हो जाएगा। अगर आप स्कूल के लेवल पे शुरू कर लेंगे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कहाँ कहाँ आपकी कमियां हैं, आप कैसे उसे ओवरकम कर सकते हैं। आप कॉलेज में शुरू कर दीजिए, जिससे कि बाय द टाइम यू पास द कॉलेज आपका स्टार्टअप तैयार हो, जी. आपकी फंडिंग बेसिक आ गई हो, आइडिएशन हो चुका हो, पायलट हो चुका हो, वैलिडेशन हो चुका हो, और थोड़ी बहुत रेवेन्यू आना शुरू हो गई हो। अगर ऐसा कर लेंगे तो जैसे ही आप कॉलेज के बाद बाहर निकलेंगे तो आपके पास एक रेडी आपकी कंपनी तैयार होगी, और फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना आसान होगा। तो कभी भी देखिए, ये एक तो ये केक वॉक नहीं है, ये बात समझ लीजिए। एंटरप्रेन्योरियल जर्नी इज़ टफ, ये बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आपको खाने को पैसे नहीं होंगे, कभी आपके पास 2-4 लाख रुपए होंगे जेब में, तो यू नेवर नो, जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। फिर बहुत सारे ऐसे हालात होते हैं कि कभी भी कोई पॉलिसी चेंज हो गई, कभी कोई हालात ऐसे आ गए, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए कोविड अनप्रेसिडेंटेड था, इकोनॉमी डाउन टर्न्स होते रहते हैं, पॉलिसी होती रहती है, कभी कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे कि एकदम उस चीज़ की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है जो आप करने जा रहे हैं। तो यू नेवर नो और कब क्या हो जाए, और डिसरप्शन होता रहता है, बहुत सारे फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स रहते हैं। तो बस एक ही बात है एंटरप्रेन्योर के लिए, मैं कहूँगा कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो आपने करेक्टरिस्टिक पूछी थी कि जुनून, जिद और नेवर गिव अप अप्रोच, कि बस छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ना नहीं है का आपका एटीट्यूड है, नेवर गिव अप एटीट्यूड है, तो यू विल नेवर बी फेल्ड। जैसे आपने AI की बात करी थी अभी, सो हाउ इज AI प्लेइंग द रोल इन द एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर अभी? किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है AI का? देखिए, एक तो ना AI इज़ ए बज़ वर्ड। या When I did my MTech in IT, I studied AI way back 30 years। सो ऐसा नहीं है कोई AI नई चीज़ है, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन एक चीज़ जो चेंज आई है अभी, जिसकी वजह से बहुत एकदम चेंज आया, दैट इज जनरेटिव AI। अभी काम हो रहा है आजकल कन्वर्सेशनल AI पे, या ओपन AI जिसे कहते हैं। हाँ, ओपन AI कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये है कि अभी क्या हो रहा है कि ह्यूमन माइंड को डालने की कोशिश हो रही है अभी डेटा सेट्स में। जी. वो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में ये सब चीज़ें मैच्योर हो जाएंगी। तो स्टार्टअप के लिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जब होती है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बेशक. मुझे लगता है कि AI एक बून है इस स्टार्टअप के लिए, लेकिन एक चैलेंज भी है। तो अब कैसे चैलेंज है? जैसे मैं मिसाल देता हूँ अक्सर एक बात को, कि ये शेर है AI जो है। अब शेर की या तो आप सवारी कर लीजिए, वरना क्या होगा, वरना वो आपको खा जाएगा। सो यू हैव टू कंट्रोल द AI। अगर आपने AI को इस्तेमाल किया अपने स्टार्टअप में तो आपको फ़ायदा होगा। आपको पता होना चाहिए कि AI को कैसे यूज़ करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ कहाँ मेरे लिए ये पॉजिटिव है, क्योंकि AI एक इनेबलर है।
और स्टार्टअप के लिए तो मुझे लगता है कि AI रियली बून है। मिसाल के तौर पे पहले जहाँ 5 लोग चाहिए होते हैं, आज मुझे सिर्फ एक आदमी चाहिए, वो सारे काम कर देता है मेरे। कंटेंट वो डेवलप कर देगा AI के थ्रू, वीडियोस वो बना देगा, PPTs वो बना देगा, अपलोडिंग वो कर देगा, एनालिसिस वो कर, एवरीथिंग ही कैन डू, क्योंकि AI उसे आना चाहिए जनरेटिव AI का यूज़ कैसे करना है। वो इनेबलर है, आपने वो टूल्स लिए, वो बैठ कर काम कर रहा है। एक आदमी 5 से 6 लोगों का काम करके आपको, तो स्टार्टअप के लिए तो इससे अच्छी चीज़ ही नहीं है कि आपने एक अगर अच्छा बंदा ले लिया और अगर उसको भी आपने अगर अपना पार्टनर बना लिया तो उसको सैलरी भी नहीं देनी जी। तो इस तरह की अगर आपको अच्छा रिसोर्स मिल जाता है तो आपके लिए टेक्नोलॉजी का जो काम है, जो बहुत सारा आपका कहते हैं ना एलाइड काम होता है, सपोर्ट काम होता है, जिससे सपोर्ट स्टाफ का काम करते हैं, तो वो बहुत आसान हो जाता है। आप घर बैठ के काम कर सकते हैं, आपको टूल्स नहीं चाहिए, बहुत सारा रिसोर्स नहीं चाहिए, आपको गैजेट्स बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा स्पेस ऑफिस का नहीं चाहिए जिसमें 20, तो आप इस तरह के काम कर सकते हैं। और डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह के बिजनेस में आना चाहते हैं, किस तरह का सॉल्यूशन आपका या किस तरह का आपका एंटरप्राइज है। अगर वो आपका क्लियर है तो मुझे लगता है कि AI का एक बहुत बड़ा रोल होगा और AI स्टार्टअप को फ़ायदा पहुंचाएगा आने वाले टाइम में भी, क्योंकि आपके लिए जो काम, आप ये देखिए ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यू अंडरस्टैंड, तो इसी तरह से जो लाइफ साइकिल है बिजनेस की भी, वो भी शॉर्ट होती जा रही है। तो जो काम पहले 6 महीने में होता था, अब वो 1 हफ्ते में हो जाता है। तो आप सोचिए कितना फास्ट ग्रोथ है। तो जब फास्ट ग्रोथ है तो आपका प्रोडक्ट भी उतना ही फास्ट बाहर हो जाएगा शेल्फ से। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको वो लर्न करना पड़ेगा। तो यू हैव टू जस्ट कीप दैट पेस, दैट इज़ अ चैलेंज कि आपको उस पेस को रखना है। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है AI को लेके और स्टार्टअप को लेके है कि AI पे भी ना कंट्रोल हो गया बड़ी कंपनीज का, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है और 3-4 कंपनी है। इन्होंने क्या किया कि AI इनके कंट्रोल में है। अब जब AI इनके कंट्रोल में है तो चैलेंज है वो सबके लिए जी। अब आपको सिर्फ ये देखना है हाउ विल यू कॉम्प्लीमेंट दैट, हाउ विल यू कोलैबोरेट, दैट वुड हेल्प। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दैट, वही सिर्फ आपको समझना है। आप वो कोशिश मत करिए कि जाहिर है आप माइक्रोसॉफ्ट को या गूगल को चैलेंज करने चलेंगे या उस रास्ते पे चलेंगे तो आपको शायद ज़्यादा मुश्किल होगी। मैं ये नहीं कहता कि चैलेंज नहीं हो सकता, चैलेंज कुछ भी हो सकता है, बट वाइजली करना चाहिए, पहले उस लेवल पे पहुंचाएं। लेकिन आई थिंक AI वुड रियली हेल्प स्टार्टअप्स। तो जैसे हम बात कर रहे हैं बड़ी कंपनीज की, बड़े एंटरप्रेन्योर्स की, ज़करबर्ग हो गए, एलॉन मस्क हो गए, या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे इंडिया से हैं या फिर सब कॉन्टिनेंट है, सो व्हाट इम्पोर्टेंट लेसन्स दे कैन लर्न फ्रॉम देम टू सक्सीड इन लाइफ? पहली बात तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट आज माइक्रोसॉफ्ट है, कब शुरू हुआ था? फेसबुक आज फेसबुक है, कब शुरू हुआ था? किसी को भी देख लें आप। तो ये सोचना कि ओवरनाइट कोई चीज़ हो जाएगी, सबसे पहले तो ये एक जहन में रखना चाहिए कि 5 साल तक तो ये समझ लिया अग्नि परीक्षा है जी। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, सिर्फ मेहनत करनी है, सिर्फ मेहनत करनी है। 5 साल तक आप ये समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ लगाना है। उसके बाद जाके आप कहीं ये सांस लेंगे कि हाँ अब मुझे आगे क्या करना है। उससे पहले तो सर उठाने के लिए भी आपको फुर्सत नहीं होगी। तो इन लोगों से आप ये सीखिए कि इन्होंने कितना कंसिस्टेंटली काम किया और कौन सा ऐसा इसमें एंटरप्रेन्योर है जिसको परेशानी नहीं हुई जी, है ना। या अगर आप स्टीव जॉब्स की कहानी पढ़ेंगे जी, तो आपको पता चल जाएगा कितनी तकलीफ उनकी अपनी कंपनी से नहीं, उन्हें निकाल दिया बाहर, जी, है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो जब आप बड़े होते हैं तो अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं, जब आप छोटे होते हैं तो अलग तरह के चैलेंजेस हो, और बड़े से छोटे से बड़े होने के अलग चैलेंजेस होते हैं कि कैसे आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हैं। तो ये सब वक्त सिखाता है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस पे नहीं सोचना चाहिए अभी, लेकिन आपको इन सब जितने आपने नाम लिए बड़े, इनसे एक ही चीज़ सीखनी चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी, वो है इनोवेशन, वो है न्यू थिंग्स टू इम्प्लीमेंट। यू हैव टू थिंक एवरी डे समथिंग न्यू। अगर आप सुबह उठ के कुछ नया नहीं सोच रहे हैं तो यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। फिर तो आप दुकान पे बैठ जाइए, दुकान पर बेचते रहिए बैठ के।
सो यू हैव टू थिंक मैंने आज नया क्या करना है अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये जो एक नया करने की जो कहते हैं ना कि अंदर आपके अंदर जो एक चाह होती है। चाह होनी चाहिए, जो आपका रिगर होना चाहिए, दैट वुड मेक यू ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सो जब हम बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की, इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, तो जामिया कैसे फॉस्टर कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन अमंग इट्स स्टूडेंट्स? इट्स अ गुड क्वेश्चन। जामिया हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए पिछले 1 साल में। जामिया ने 2016 में अपना सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इस्टेब्लिश किया। शुरुआत में दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने एक क्लस्टर इनोवेशन सेंटर था, उसमें हब एंड स्पोक मॉडल में वी स्टार्टेड दिस डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर। सो वी लॉन्च्ड 1 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिज़ाइन थिंकिंग। उसके बाद वी सेट अप in 17 we set up one livelihood business incubator with under the scheme of Aspire scheme under this MSME। वहाँ पर हम लोग छोटे बिजनेसेस को सिखाते हैं, तो उसमें कम्युनिटी रीच आउट भी करते हैं। और जो लोग स्मॉल बिजनेसेस करना चाहते हैं, तो हाउ समटाइम्स आपको लगता है कि मुझे इमीडिएट पैसा चाहिए, मुझे रोज़ कमाना है क्योंकि मुझे फाइनेंशियली आई नीड। उनके लिए एक वो है कि उसमें आपने छोटा सा यूनिट लगा लिया, तो एवरी डे यू कैन अर्न समथिंग एंड देन यू कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स आफ्टर दैट। तो वो हमने एक पूरा सेटअप किया। अभी उसके बाद कोविड हो गया। कोविड होने के बाद जाहिर है कोविड में सब चीज़ें बंद हो गई थी, तो फंक्शनैलिटी बहुत एक तरह से ज़ीरो ही हो गई थी। और ये तो इस तरह के काम होते हैं कि आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो फिर आफ्टर कोविड जामिया हैज़ स्टार्टेड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। I joined 1 year ago this center when I came back after my stint of Pro Vice Chancellor at Delhi Skill and Entrepreneurship University. Then university asked me to take up this responsibility. Then we thought of how can we reach out community, how can we reach out our own students and just give them a confidence, yes you can do. So we started a good co-working space like pre-incubation. You come, register and work. Okay. Second, we strengthen our societies, especially our entrepreneurship cell that runs by students. Enactus, that is again run by the student. There is a social entrepreneurship cell kind of. That is a basically chapter. And some other societies also, we just encourage them to promote among the students because they are directly in touch with the students. We call them at our center. We recently launched one smart academy for digital technologies and digital entrepreneurship. So where students come learn digital technologies. So we are focusing on digital entrepreneurship also. We recently signed an MOU with the GIZ Corporation from Germany, that is German Embassy Initiative. And we are launching micro credentials in AI, data science and digital entrepreneurship for the non-tech students. Okay. So same as with we are also we recently set up a drone technology lab for R&D and assembly of the drones every day, where students can come, they can train, they can get training, they can also work. Recently one of our school students, one of the school students, he just manufacture a drone, or manufacture basically he just prepare a drone, and at the 12th level, because that drone lab is there. So he just got the mentorship from there and then started. इतना सब जो हो रहा है, तो अगर मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करूँ, कैसे जामिया फैसिलिटेट कर रहा है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज यंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स विद द इंडस्ट्री लीडर्स? I'm coming to that. So recently we also signed up with the National Research Development Corporation for patenting our these startups and their ideas, their innovations. We are also connecting with industry. Every month we organize one or another, even 2 programs where we invite industry, we invite investors, we also organize investors pitch. We recently formed a CI consulting group. They also help industry as well as our startups to just develop themselves. We also encourage our own startups. We connect them with industry. We also bring
mentors to them. Like recently we launched one platform that is Vico Space, where mentors are there, like industry alumni, teachers are there, and they can connect with them. Second, we keep on calling investors and industry. We recently organized World Entrepreneurs Day, where we connected 50 big entrepreneurs across the world, not even the country. And the same as we are recently we conducted one innovators conclave, where we are working on commercializing the technology or innovation of the faculty members. Okay. And soon this month we are organizing women entrepreneurs conclave. So we have been doing, and we have many plans to do, and we are touching most of the students one or other way to just tell them, come on, do something. We are there to help you. That is basically the key of bringing them into entrepreneurship. So any success story which originated from Jamia which you can share with us? There are many. Even if you just talk about, because Jamia is always believe in learning by doing. I don't know, you might be aware about Dr. Zakir Hussain, who was the president of India. He coined the term Nai Taaleem, and that was experimented in Jamia at that time. So Jamia was the laboratory for bringing Nai Taaleem means new education, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी एक तरह से. वो जामिया में एक्सपेरिमेंट हुई, और उसमें यही था जो आज NEP 2020 ने किया है. सो आज भी ये कहा जा रहा है कि भाई आप प्रैक्टिकल करिए. नाउ स्किल कंपोनेंट और वोकेशनल कंपोनेंट और लर्निंग कंपोनेंट, जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट वो 60% आ गया हर कोर्स में. जब भी हर चीज़ होती थी स्कूल में किया गया, और स्कूल में बागबानी होती थी, जू होता था, और बच्चों का बैंक होता था, बच्चों का खौंचा कहलाता था, लाइक कैंटीन, और बच्चे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते थे, क्लीनलीनेस ड्राइव्स होती थी. सो ये सब चीज़ें होती थी उस दौर में. तो जामिया हमेशा से इस चीज़ को जामिया ने प्रमोट किया कि स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और आज भी जामिया उसी तरह से प्रमोट कर रहा है अपने स्टूडेंट्स में कि भाई आप कुछ ना कुछ करिए, और अगर आप करेंगे दैन वी आर देयर टू हेल्प यू. और सक्सेस की जहाँ तक आपने बात कही, तो उसमें मैं कुछ नाम ज़रूर लेना चाहूँगा. आप सबने माइक्रोमैक्स का नाम सुना होगा. उसका फाउंडर जामिया से. तो दो उसके को फाउंडर्स हैं, जो विकास जैन एंड सुमित, बोथ आर फ्रॉम जामिया. इसी तरह से आपने बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं लेना चाहूँगा. संजीव अग्रवाल हैं, he set up a solar company and he sold that solar company in 500 crores to some other big organization. अभी अगर हम बात करें रिसेंटली, तो रिसेंटली जो हमारे सेंटर से जो निकले, उसमें अभी तक जो वैल्यूएशन है, एक रिसेंट कंपनी है, उसकी वैल्यूएशन 1000 करोड़ है. अगर आप इनोवेशन की बात करें, तो अभी रिसेंटली हमारा जो बिल्कुल करंट इस टाइम इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, दे हैव developed a multi-utility vehicle for agriculture. Okay. इसी तरह से हमारे फैकल्टी की बात करें, तो they have developed various, during COVID they have various kits for cancer, for many there are many innovations are there. Now we are working to convert them into commercial products. So Jamia is full of innovation, full of ideas, full of many things. So now to conclude this podcast, what are your final thoughts and advice to the young, aspiring entrepreneurs? दो चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा. एक तो जल्दी करिए, वेट मत करिए. कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, जब सब चीज़ ठीक हो जाएगी जब करेंगे. आज करिए. दिस इज़ द फर्स्ट. सेकंड, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन होनी चाहिए जो आप सॉल्व करने जा रहे हो. आप देखिए, आइडेंटिफाई करिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, और दिल से सॉल्व करिए. और एंटरप्रेन्योरशिप पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती. एंटरप्रेन्योरशिप
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए की जाती है। पैसा आपके पास अपने आप आएगा। अगर आपने पैसे को सोच के किया तो शायद आपको फिर बिजनेस करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करनी चाहिए। बिजनेस मीन्स ट्रेडिंग होती है, दुकान खोलिए, सामान लाइए, बेचिए। वो सिंपल करेंगे तो उसे बिजनेस कहलाएंगे। लेकिन जैसे अमेजन बना, वो एंटरप्रेन्योरशिप हो गई। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और सब ने उस पर सामान आना बेचना शुरू कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो जल्दी करें, दूसरा प्रॉब्लम आपकी जेन्युइन होनी चाहिए, सॉल्यूशन बड़ा होना चाहिए, बड़ा मतलब बड़े लोगों का, ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करे। तीसरी जो चीज़ है वो है नेवर गिव अप। कभी भी कभी भी कभी भी छोड़ने की मत सोचिए। आप रिवाइज करिए अपने आइडिया को, चेंज करिए, डाइवर्जन लाइए अपने जर्नी में, लेकिन डू नॉट गिव अप। कभी छोड़ना नहीं है कि हाँ यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट और बात है कि कोलैबोरेशन पर फोकस करिए। आजकल कोलैबोरेशन का ज़माना है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, किसी चीज़ की कमी है, तो उसे कोलैबोरेट करिए। यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट ए सक्सेसफुल वेंचर। Thank you, Dr. Suri, for थैंक यू। coming here and giving us the insight truths about entrepreneurship, the truth about the entrepreneurship. Thanks for joining us for today's episode on the truth about entrepreneurship. We hope these insights gave you a fresh perspective on the realities of building a business, the highs, the lows, and everything in between. Remember, entrepreneurship or any other field that you are trying to pursue isn't a straight path, and it's okay to face the setbacks. Stay resilient, keep learning, and embrace the journey. If you enjoyed today's episode, don't forget to subscribe us and share it with others who might benefit. Until next time, keep pushing forward and chasing those dreams. Thank you.